अगर आप किसी एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी होने के बाद आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लिए हैं, कैसी तैयारी हो गई है, कि भाई बड़ी सॉलिड तैयारी इस बार तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, तो भाई बताओ आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लिए हैं। कि भाई मैंने वर्णमाला भी पढ़ ली है, मैंने संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए हैं, रस और छंद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ लिए हैं, लिंग वचन और कारक मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ज़्यादा बताएंगे तो तत्सम तद्भव पढ़ लिए, शब्द भेद पढ़ लिए, वाक्य भेद पढ़ लिए, ठीक है, समानार्थी और विपरीतार्थी पढ़ लिए हैं। इन सबको बताने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपने उपसर्ग पढ़ लिया है। अरे यार, उपसर्ग का क्या पढ़ना, ये तो हम देखते ही बता सकते हैं। जैसे कि अभिराम शब्द आ रहा है तो अभय उपसर्ग आएगा, और राम उसका मूल शब्द है तो अभिराम हो गया, यहाँ पे अभय उपसर्ग है। ऐसे उपकार आएगा तो इसमें उप उपसर्ग हो गया, और कार मूल शब्द है इसका तो उपकार हो गया, और उप इसमें उपसर्ग हो गया। मैं देखते ही बता दूंगा इसमें क्या पढ़ना, जो काम की चीज है वो मैंने सब पढ़ ली है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार ये वीडियो को जरूर देखें। किसी विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, उसे ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है उपसर्ग में, तो वो भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसी ट्रिक जानने वाले हैं उपसर्ग को याद करने की, कि आप उपसर्ग को अपनी उंगलियों पे गिन के याद कर सकते हैं। उंगलियों पे ही आप बता सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, उंगलियों पे गिनने की क्या आवश्यकता है, जब हम उस शब्द को देखते ही बता रहे हैं, उसे देखते ही पता चल रहा है हमें कि कौन सा उपसर्ग है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी कि इसे उंगलियों पे गिनना पड़े। तो भाई इसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि कई एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन मैंने खुद फेस किए हैं कि उसमें आपको ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनमें से 3 उपसर्ग होंगे, एक जो ऑप्शन है वो कोई और शब्द होगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। शब्द को आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, लेकिन उपसर्गों के जाल में आपको जो एग्जामिनर हैं बड़ी आसानी से फंसा लेते हैं और आप क्वेश्चन को गलत कराते हैं। इस सबसे बचने के लिए हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक तैयार की है। इसके माध्यम से आप इन उपसर्गों को अपनी उंगलियों पे बड़ी आसानी से गिन करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो है उपसर्ग के बारे में कुछ मूल बातें जान लेते हैं कि उसका जो है क्या है। उपसर्ग, उपसर्ग ये आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है उपसर्ग, कि कोई जो शब्दांश है, कोई शब्दांश और मूल शब्द से पहले आकर, मूल शब्द से पहले आकर, पहले आकर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो वो शब्दांश क्या कहलाता है, उस शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये आप जान चुके हैं, आपको देखते ही बता सकते हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहूंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इनमें से किस शब्द में, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपको दे दिया अनुरूप, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया सुमार्ग, चौथा ऑप्शन दे दिया आपको, तीसरा और चौथा, एक दे दिया दुकान, और एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हमें देख के बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें से कोई उपसर्ग नहीं है। अगर तीनों शब्दों में उपसर्ग है तो इनमें से कोई नहीं हम चूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अनुरूप, अनु प्लस रूप बता देते हैं, बोले इसमें अनु उपसर्ग है। इसी प्रकार सो मार्ग में सो प्लस मार्ग, इसमें सो उपसर्ग है। ऐसी दुकान में 2 प्लस कान, इसमें 2 उपसर्ग है। तो हम बताएंगे कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी सही होगा, दुकान। अब ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूं। इससे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, इनमें से किस शब्द में, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही 4 ऑप्शन ले लेते हैं, ए,
बी, सी और डी। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है ले लेंगे हम परिश्रम, परिश्रम ले लिया। कुलीन, तीसरा ऑप्शन हो गया अभ्युदय और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से चूज करना है कि कौन सा हमारा आंसर है। अब उसे देख के उसके अनुरूप देख करके हम देखेंगे भाई इसमें से कोई हो सकता है कि उसमें ना हो, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। परिश्रम, पर प्लस श्रम, इसमें पर उपसर्ग हो जाएगा। को प्लस लीन, इसमें को उपसर्ग हो गया। ऐसे ही अभ्युदय, अभि प्लस उदय, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से सोचते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें डी नहीं, इसमें ऑप्शन होगा बी, कुलीन। अब इसमें कुलीन में को उपसर्ग क्यों नहीं है और दुकान में दो उपसर्ग क्यों नहीं है, ये जान लेते हैं हम। ये जानने से पहले हमें एक बात जानना जरूरी है, मैं आपको उसके मूल अर्थ की ओर ले जाना चाहूंगा। उपसर्ग के, उपसर्ग में हमने 2 बातें लिखी हैं कि एक तो होता है कोई मूल शब्द, क्या होता है? मूल शब्द, और दूसरा होता है उसका शब्दांश। उस शब्दांश को ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और ये दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं जिसका जो है अर्थ बदल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मूल शब्द का जो अर्थ रहता है वो अर्थ उसमें छिपा रहता है नए शब्द में। कैसे? जैसे हम शब्द ले में आवरण, मूल शब्द लिया मैंने आवरण और इसमें उपसर्ग लगाया परे, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ पे जो परे है, परे का अर्थ क्या होता है? परे का अर्थ होता है चारों ओर से, चारों ओर से। और आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ या घिरा हुआ, घिरा हुआ। परे प्लस आवरण यानी चारों ओर से घिरा हुआ, जब इन दोनों से मिलकर के बनता है पर्यावरण, तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे ही तो हम कहते हैं पर्यावरण। तो यहाँ पे ये जो आवरण अपना मूल शब्द है, घेरना या घिरा हुआ, ये इसमें छिपा रहता है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, इसकी जो ट्रिक है वो ये है, अपेवते पनुधेवे, पनुधेवे आ उपद, उपद प्रतिरार, प्रतिरार निविदोह, निविदोह सुमनेह। ये आपको 7 शब्द याद करने हैं, या एक ऐसे 2 लाइन या 1 लाइन, जो भी आप समझना चाहें। इन्हें 4-5 बार बोलेंगे। अपेवते पनुधेवे आ उपद प्रतिरार निविदोह सुमनेह। 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 याद हो गया आपको? याद हो गया तो अब इसके बाद हम उपसर्ग कैसे, इसमें से उपसर्ग कैसे बन जाएंगे, हम जो बात कर रहे हैं कि उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो कैसे गिन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो, पहले ये दोनों शब्द हैं, इन्हें हम एक जगह पढ़ेंगे। एक जगह कैसे पढ़ेंगे? पहले अ के साथ पे, तो ये बन जाएगा अपे। फिर अ के साथ व, तो ये बन जाएगा अव। फिर अ के साथ ते, तो ये बन जाएगा अते। ठीक है, फिर यहां से अ के साथ प, तो ये बन जाएगा अप। फिर अ के साथ नु, तो ये बन जाएगा अनु। फिर अ के साथ धे, तो ये बन जाएगा अधे। फिर अ के साथ ये भे, तो ये बन जाएगा अभे। और एक अक्षर रह जाता है यहाँ पर आ। तो इस तरीके से ये 8 शब्द हो जाते हैं। यहाँ पर 8 उपसर्ग हैं ये, अपे, अव, अते, अप, अनु, अधि, अभे और आ, इन 2 शब्दों से।
और ये तीसरा है ये आ। ये जो उपद है इससे दो बनते हैं, एक तो उप और एक उद, इसे उत भी बोलते हैं। प्रत्यय इससे चार बनते हैं, एक तो प्र, एक प्र और ते से बन जाता है प्रत्यय, और प और रा से ये बन जाता है परा, और प और रे से बन जाता है ये पर। इस शब्द से बनते हैं एक तो ने, एक वे, एक जो दोह, इससे बनता है दुर या दुस या दुष या पेट चीर वाला स यहाँ पर ये, इससे बनता है सु, और स और म से बन जाता है सम, और एक नेह। नेह इस अर्थ में प्रकट होता है निर, निस, निश या फिर निश। इस तरीके से इन 7 शब्दों से हम पूरे के पूरे उपसर्ग, ये संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, इन्हें याद बड़ी आसानी से रख सकते हैं और पेपर टाइम पे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। मोस्टली देखा ये जाता है कि हम एग्जाम हॉल में जाके जो भी याद किया है उसे भूल जाते हैं और फिर याद करने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई छूट ही जाता है। अगर एक लाइन में हमें वो याद है तो बड़ी आसानी से उसे हम याद रख सकते हैं। ये ट्रिक हो जाती है किसके लिए? संस्कृत के उपसर्गों के लिए। किसके लिए? संस्कृत के उपसर्गों के लिए। संस्कृत के बाद नंबर आता है हिंदी के उपसर्गों का। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। हिंदी की जो ट्रिक है इनको याद करने की, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगली क्लास में हम उस ट्रिक को, हिंदी की और उर्दू की दोनों ट्रिक को साथ साथ लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।